नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और त्रिपुरा समेत 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना हुई। इन उपचुनाव को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की पहली चुनावी परीक्षा कहा जा रहा था और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनाव के नतीजे बेहद अहम माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 40,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। और इस उपचुनाव में वैसे तो मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच था, लेकिन प्रतिष्ठा एनडीए और इंडिया गठबंधन की दांव पर लगी थी। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन की सियासी पकड़ का भी यह नतीजा माना जा रहा था। इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। घोसी के घमासान में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को 42,672 वोटों से हराया। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से चुनाव लड़ रहे दारा सिंह ने 42,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। जीत को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा कि ये झूठा प्रचार और जुमला जीवियों की पराजय है। ये दरअसल घर बदल दर बदल की सियासत करने वालों की हार है। साथ ही इसको लेकर के बीजेपी की हार पर ओपी राजभर ने कहा कि जो रिजल्ट आ रहा है हम उसका स्वागत करते हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल उठाता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ संतोष दुबे जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता कविराज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह सपा प्रवक्ता हमारे साथ सुनील अग्रवंशी जुड़ चुके हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल मेरा कविराज जी आप ही से, क्योंकि सपा को भारी मतों से यहाँ पर जीत मिली है। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। सपा का जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत दर्ज करा है, बीजेपी को भारी मतों से यहाँ पर हराया गया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि दिख रहा है जनता जनार्दन सपा के साथ लगातार नजर आ रही है, भारी मतों से बीजेपी को हराया है। कविराज जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कविराज जी से संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है। संतोष जी का हम सीधे रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, परिणाम भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। सेमीफाइनल इसको देखा जा रहा था सेमीफाइनल के रूप में, और ये परिणाम जो है काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे। बीजेपी ने पूरी कोशिश की, पूरा जोर इस चुनाव को लेकर लगाया, लेकिन हार मिली है बीजेपी को, वो भी भारी मतों से। क्या कहेंगे? हेलो संतोष जी आप तक आवाज मेरी पहुंच रही है? जी जी आ रही। संतोष जी, उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया। एक तरह से कहें तो प्रचार प्रसार की झड़ी लगा दी गई। और सही है, भारतीय जनता पार्टी सवाल सुन लीजिए संतोष जी। और संतोष जी आप सवाल मेरा सुन लीजिए। इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की गतिविधियां सामने आ रही थी, प्रचार प्रसार पर दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। भारतीय जनता पार्टी जो विकास के मुद्दे को लेकर आगे चल रही थी, यहाँ पर वो झूठा साबित हुआ। जनता जनार्दन ने फैसला किया, सपा का प्रत्याशी जीतकर सामने आया, वो भी भारी मतों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी उसमें विकास का मुद्दा और बाकी सारी चीजें जो भी रही हैं वो थी, लेकिन जो प्रत्याशी था, प्रत्याशी को जिससे चुनाव लड़ाया जा रहा था, स्थानीय लोगों ने वहाँ स्थानीय प्रत्याशी को बढ़िया दी। तो इस उपचुनाव का ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हार गया। प्रत्याशी की हार हुई है। प्रत्याशी क्योंकि जो है अभी तत्काल वो सपा छोड़ के भाजपा में आए थे, लोगों का इसके प्रति एक जो गुस्सा था वो भी देखने को मिला। और लगातार जो है जनता के बीच में जिस तरीके सुधाकर सिंह वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो जो स्थानीय प्रत्याशी थे तो लोगों ने ये सोचा कि भाई चलो ठीक है, स्थानीय प्रत्याशी है, सुधाकर सिंह को वोट दे दिया जाए। लेकिन इस चुनाव से सपा को खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1-2 दिन की खुशी मना लीजिए, लेकिन आगे बड़ा चुनाव है।
और उस बड़े चुनाव में देश का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगेगी। अगर यही चुनाव जो है माननीय दारा सिंह चौहान जी चुनाव हार जाते, तो यही विपक्ष कहता कि नहीं ईवीएम हैंग कर लिया लोगों ने, या जो है प्रशासन ने हमको वोट डालने नहीं दिया। लेकिन चुनाव निष्पक्ष हुआ है और जनता जनार्दन ने जो हमको जो है आशीर्वाद दिया है वो सराखों पर है। हम जनता का सम्मान करते हैं। संतोष जी, आपका कहना है है कि ये प्रत्याशी की हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है। लेकिन हमने जब ये प्रचार प्रसार के समय पर देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी बड़े जितने भी दिग्गज नेता थे बीजेपी के, सभी प्रचार में इस तरह से जुट गए थे और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा था। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री, सभी लोग, कोई भी चुनाव होता है उसमें पार्टी का संगठन और पार्टी के लोग पूरी तन्मयता से साथ लगते हैं। लेकिन इसमें ये मतलब नहीं होता है कि हम चुनाव हार गए तो चुनाव हार गए इसका मतलब पार्टी हार गई, ऐसा नहीं है। चुनाव हारना जीतना ये अलग जैसा है। उपचुनाव कभी कभी जो है पार्टी हार गई। हम गोरखपुर का उपचुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद हम तत्काल जो है उस चुनाव को जीते। तो समस्या यह है कि एक चुनाव हारने जीतने से कोई देश के चुनाव पे असर नहीं पड़ता है। इसको हम कतई नहीं मानते। देश का चुनाव बड़ा चुनाव है और ये उपचुनाव क्योंकि प्रत्याशी सपा के थे, सपा में रहे हैं वो और तत्काल आए थे, तो हो सकता है उसका भी जो है जो खामियाजा है वो हमको भुगतना पड़ा। ठीक है जी, चलिए इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ सपा प्रवक्ता कविराज राजपूत जी भी जुड़े हुए हैं। कविराज जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। सुधाकर सिंह जी भारी मतों से घोसी उपचुनाव में जीत दर्ज कर सामने आए हैं। लेकिन आप सुन रहे थे संतोष जी की बात भी, उनका ये कहना है कि इस चुनाव से सपा को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जीत कर सपा आई है तो आगे भी सपा को जीत हासिल होगी। जिस तरीके से जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत जीती है, वो उत्तर प्रदेश में युवा, बेरोजगार, दलित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ों की जीत है जी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की एक जन कल्याणकारी योजना रही है, चाहे लैपटॉप योजना हो, कन्या विद्याधन हो, 101, 102 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस, तमाम हजार ऐसी योजनाएं थी जो जन जन तक पहुंचने का कार्य हुआ जी। ये जीत हमारे समाजवादी पार्टी के उस हर क्रांतिकारी कार्यकर्ता की है जिसने इस चुनाव में खून पसीना एक करके समाजवादी पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। और भ्रष्टाचारी सरकार, योगी सरकार, जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई से युवा और किसान परेशान है, उन सभी को देखकर हमारे प्रत्याशी ने 42,627 वोटों से भारी बहुमतों से जीत अर्जित की है। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं। और ये जीत लोकसभा के 2024 में एक बहुत बड़ी जीत, प्रचंड जीत के साथ हम भाजपा का सफा साफ करने में कामयाब है। चलिए संतोष जी, आप क्या कहेंगे? आप कविराज जी ने दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन है इंडिया का वो जीतकर सामने आएगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जनता सपा के साथ है, यानी हम कह लें कि गठबंधन के साथ जनता नजर आ रही है, भ्रष्टाचार बीजेपी का साफ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मैं आज ये चुनाव जीते हैं, मैं इनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये अच्छा चुनाव में प्रदर्शन करेंगे। आगे भी बहुत सारे चुनाव हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य करती है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का शैली है, जो कार्यकर्ताओं का लगातार जनता के बीच में रहने का जो काम होता है, उस व्यवस्था के साथ हम चुनाव में उतरते हैं। उस चुनाव हार जीत से हम भयभीत नहीं होते। हार जीत से हमको ना खुशी होती बहुत ज्यादा, ना हम डरते हैं, क्योंकि हमको देश हित में काम करना होता है और देश की तरक्की ही हमारी तरक्की है। उस व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में होती है। हर चुनाव को हम इस नजरिए से देखते हैं कि देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, देश को कैसे आगे ले जा सकें। हम इस व्यवस्था के साथ काम करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाला 2024 का चुनाव इंडिया बनाम भारत होने वाला है। भारत बनाम इंडिया होगा और इंडिया के लोग, ये आज इंडिया का नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया। सर, आज अंग्रेजी व्यवस्था के साथ ये लोग जो है उसमें काम कर रहे हैं।
संतोष जी, सवाल मेरा ये था, आप इंडिया बनाम भारत पर पहुंच गए, जनता किसके साथ है? जिस तरह से हमने घोसी उपचुनाव के नतीजे देखे हैं, जो हमें दिख रहा है, जनता जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच में जाकर सीधा संवाद किया, कार्यकर्ता जनता से देखिए, जुड़े, हमने सपा ने भी शुरू में डोर टू डोर कैंपेन हम- चलाया, लेकिन उसका फायदा सपा को होता हुआ दिखा। अगर नहीं, बीजेपी मैंने लगातार शुरू में विकास कहा कर कि रही है तो वो देखिए, विकास कहाँ है? जनता जनार्दन का जो भरोसा है वो हमें मान्य है कि भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय मिली, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जनता के बीच में नहीं रहे। जनता में नाराजगी थी इस बात की कि भाई जो है तत्काल दारा सिंह चौहान जो है समाजवादी पार्टी में तो पार्टी छोड़ के गए, हो सकता है उसका खामियाजा हमको मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जनता हमसे दूर है या जनता हमसे कट गई है। जनता हमारे साथ है। 2024 में इसके परिणाम आपको दिखेंगे। 80 सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। चलिए, हमारे साथ सुबह सपा से सुनील जी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जो नतीजे आज आए हैं, सपा को भारी मतों से जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े चुनाव प्रचार प्रसार के बाद भी हार का मुंह भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ा। क्या कहेंगे आप? सपा की जीत, सपा के साथ जिस तरह से जनता नजर आई, आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा? नहीं, देखिए, इस उपचुनाव से लेकर जो है, जो आने वाला देश का चुनाव है उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, और जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं और हम उसको धन्यवाद भी देते हैं। रही बात एनडीए के गठबंधन में जो भी घटक दल थे, उन लोगों ने सारी मेहनत करी, कड़ी से कड़ी मेहनत करके सभी प्रत्याशी को जिताने में लगे रहे। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लोकल मुद्दों को लेकर वहाँ की जनता में जो भी रहा हो, उन्होंने जिस तरीके से वोट करने का काम किया उसका भी हम सम्मान करते हैं। रही बात आगे के चुनाव को लेकर, तो आगे के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो अपना ये इंडिया गठबंधन बनाने का काम किए हैं, उस गठबंधन की हार पूरे उत्तर प्रदेश में तय है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा भी दे रही थी, मगर पीडीए को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। पीडीए के लोगों का वोट तो चाहिए समाजवादी पार्टी को, मगर पीडीए को हिस्सेदारी नहीं। जब आप पीडीए की बात करते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को हम हिस्सेदारी देते हैं, और टिकट देने की बारी आती है तब आप टिकट देने का काम किसको करते हैं? तो पीडीए इनका दिखावा है, हिस्सेदारी नहीं देना है, इनको सिर्फ पीडीए का वोट चाहिए। रही बात आगे की, 2024 में आने वाले 24 में खुद पता लग जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 सीटें हैं वो एनडीए किस तरीके से जीतने वाला है। तो आप धैर्य रखिए, थोड़ा समाजवादी पार्टी के लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस जीत पर, मगर आगे आने वाले चुनाव को लेकर थोड़ा सा उनको भी सब्र रखना चाहिए कि अभी ये उपचुनाव था, इस उपचुनाव में भी हम लोगों ने पूरी ताकत लगाने का काम किया, और हम लोग पूरी चुनौती मानते हैं चुनाव को, चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो। कोई भी चुनाव हम लोग ये नहीं मानते हैं कि घर बैठ के चुनाव जीता जा सकता है। तो इसलिए घर बैठे चुनाव जीतने वाले हम लोग नहीं हैं, हम लोग जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख जाने वाले लोग हैं, और आगे भी हम अपनी जो कमियां रही हैं उसकी समीक्षा करने का काम करेंगे। उसमें जो भी होगा हम उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य 80 सीटों को जीतने का है। जनता के लिए सपा ने कुछ तो किया होगा, तब तो सपा का प्रत्याशी जीतकर सामने आया है। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है, आपका कहना ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सीट से जो है पूरी चुनाव को लेकर देखा जाए, तो अभी बहुत से चुनाव हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो चुनाव अगर कोई हम हार गए तो हम उससे घबरा जाए, या हम कोई चुनाव जीत जाए तो हम दूसरे पर खिलखिला फोड़ने लगे। कि अभी यही जो जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या जो भी ट्वीट आ रहे हैं अखिलेश यादव जी का या शिवपाल जी का, यही अभी 4 दिन पहले शिकायत कर रहे थे कि प्रशासन चुनाव लड़ने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है। और आज अगर ये चुनाव उनके पक्ष में नहीं आता तो इसी तरीके की बात वो ट्वीट और टीवी चैनल पर आकर भी करने का काम करते। तो कहीं ना कहीं अब ये समाजवादी पार्टी को मान लेना चाहिए कि ईवीएम सही है, चुनाव आयोग ने सही तरीके से चुनाव लड़ाने का काम किया, कोई भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया। तो ये बात समाजवादी पार्टी को आज मान लेनी चाहिए, और ईवीएम पर जो जिस तरीके से ठीकरा फोड़ने का काम करते थे, तो अब इस तरीके की बात आगे ना करें जब चुनाव उनके पक्ष में ना आए। चलिए सुनील जी, हमारे साथ कविराज जी सपा प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है। कविराज जी, आप सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम दिनेश जी का रुख करेंगे। कविराज जी, आप सुन रहे थे जिस तरह से उन्होंने कहा कि पीडीए के वोट तो सपा को मिल गए, लेकिन पीडीए के लिए कुछ किया नहीं है अभी तक सपा पार्टी ने। समाजवादी 2012 से 17 के चुनाव के बीच में जी पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित समाज के लिए
विस्तार किया है, उसी का नतीजा है कि आज जिस तरीके से घोसी विधानसभा उपचुनाव में जी तुम्हारे आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से जीत जीती है, ये उसी का नतीजा है। और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के वोटों से ही समाजवादी पार्टी ने जीत जीती है। जी फिर भी समाजवादी पार्टी उससे अच्छे तरीके से और जमीन पर मेहनत करके जी 2024 में 80 सीटों में 80 सीटें जीतने का कार्य करेगी। चलिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। कविराज जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतकर सामने आई है और लगातार इसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि पहले से ये बातें कही जा रही है, घोसी चुनाव जो है वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। कितना असर इस नतीजे का लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, इस चुनाव को इतने बड़े स्तर पर आप रेटिंग दे रही हैं जी कि इसका कितना असर पड़ेगा। जी यद्यपि ये सत्ता पक्ष के सत्ता जो पक्ष होता है उसके पक्ष में आमतौर पर उपचुनाव देखे जाते हैं जी लेकिन इसका चुनाव का आप कई दृष्टिकोण से विश्लेषण करेंगे। एक ये कि इसमें आपको राजनीतिक अस्थिरता दिखाई पड़ती है। जी निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, बीजेपी का वोट और भी जो क्षेत्रीय और भी लोग जो थे, और दारा सिंह के बारे में जो जी। आयाराम और गैराम वाली राजनीति रही उनकी, इस सब का एक मिश्रण है ये चुनाव। इससे पता चलता है कि जो राजनीति में बार बार अपने प्रयोग करते हैं उनका कोई ठौर नहीं होता है, उनको कोई सम्मान से भी नहीं देखता है, चाहे वो किसी भी दल के अंदर हो। सुबह ओम प्रकाश राजभर ने एक पिछड़ों को जोड़ने का काम तो किया जी लेकिन वो पिछड़ों को एक ऐसे रूप में संगठित नहीं कर पाए कि जो वोट ओरिएंटेड हो जाए। आपने दारा सिंह की पराजय को बहुत हल्के में लेने की कोशिश की है, आपका वोट दिख रहा है, निषाद राज समाज का वोट दिख रहा है, और इसमें सबसे बड़ा वोट पड़ा है वो मुसलमानों का वोट पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ लेना चाहिए, उसके लिए ये वार्निंग है कि भारतीय जनता पार्टी को अपवाद को छोड़कर मुसलमान पोल नहीं करेगा। लोकसभा इलेक्शन में भी मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा, आप चाहे इनके लिए कुछ कर लीजिएगा। आप देखिए, भारत सरकार की जो क्या नाम है कल्याण योजनाएं हैं, जी जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मकान योजना, उसका 99% फायदा मुसलमानों ने उठाया है। बैकवर्ड घर बैठे रहे या उनके नेता उनको कहते रहे कि ये हमारी पार्टी नहीं है, ये उसकी पार्टी नहीं है, इसलिए जब हमारी सरकार आएगी तो तब हम आपकी सहायता करेंगे। इन्होंने अपने वोटर्स को आगे संगठित किया है तो गुमराह भी किया है, जबकि मुसलमानों ने योजनाओं का भरपूर फायदा उठाया। 100 बीघे जमीन का एक मालिक जनधन योजना का और आवास योजना का और गैस सिलेंडर योजना का लाभ उठाया है, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा। जी तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो इस चुनाव के अंदर देखने को मिली हैं। दारा सिंह चौहान की कुछ छवि जो आयाराम गैराम की थी, उसने उनका बहुत नुकसान किया। अकेले बीजेपी इसमें क्या कर लेगी? और दूसरी बात, जो बैकवर्ड के समाज के जो लोग थे, जो लीडर थे, वो किस तरह से चुनाव लड़े थे, उनका चुनाव तो समझ ही नहीं आया। मतलब दिनेश जी, कई सारी चीजें इस उपचुनाव से क्लियर हो गई हैं। आने वाले समय में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी और अन्य दलों को भी। बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी को खास तौर से इस बात पर देखना पड़ेगा कि उसका जो ट्रेडिशनल वोट है, जिसको वो हिंदू बोलते हैं, उस वोट को आप संगठित रखिए। आपकी वही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुसलमान आपको वोट नहीं देगा, आप गलतफहमी मत जिएगा। जी, उसके परिणाम, नकारात्मक परिणाम आप इस इलेक्शन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सर, आप दिनेश जी को सुन रहे हैं, क्या बता रहे हैं वो? उन्होंने कहा है कि कई सारी चीज़ें इस उपचुनाव के नतीजे से क्लियर हो गई है, मतलब गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी कोई भी ना रहे। आगामी समय में जो चुनाव होने हैं, मुसलमान वोटर आपको वोट नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिनेश जी ने जो बात कही वो सत्य है। देखिए, राजनीति में वोटों का ध्रुवीकरण हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है, और एक पर्टिकुलर वोट जो होता है मुसलमानों का,
उस वोट से वो अपना एकाधिकार समझते हैं। और लगातार इसीलिए आप देख रहे हैं देश में जितने दंगे होते हैं, जिस तरीके की स्थितियां बनती है देश में, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा कराई जाती है। प्रायोजित घटनाएं की जाती हैं। मुस्लिम समुदाय को डराकर उनको ये डर हमेशा दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जबकि अभी दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की रही हैं या प्रदेश सरकार की रही हैं, निःशुल्क योजनाओं में सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी ने लिया तो मुसलमानों ने लिया है। इस बात को मैं मानने से इनकार नहीं करता हूँ। योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन वो मुख्य धारा में आने से बचते हैं। आज भी उनके अंदर ये कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी की स्थिति रहती है और समाजवादी पार्टी उस कंट्रोवर्सी की स्थिति को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वही उनको लगता है कि उसी वोट से हम सरकार बना सकते हैं, उसी वोट से हम सत्ता में आ सकते हैं, उसी वोट से हम सत्ता के करीब जा सकते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, जो कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, यही मुसलमानों को मुख्य धारा में आने से रोकती है। और ये मैं आज फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम भाइयों को मुख्य धारा में आना चाहिए। उनको ये पता लगाना चाहिए भाई हमको इससे लाभ नहीं होने वाला है। लाभ तो आप ले लेते हो लेकिन मुख्य धारा में आने से बचते हो, तो इससे देश नहीं चलेगा। देश को चलाने के आपको मुख्य धारा में आना पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को इस तुष्टीकरण की राजनीति से हटना पड़ेगा। देश बहुत दिन तक ऐसी व्यवस्थाओं में नहीं चल सकता। जी चलिए कविराज जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। संतोष जी ने जो कहा तुष्टीकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी को बंद करनी चाहिए, इसका आगे फायदा नहीं मिलेगा। समाजवादी पार्टी एक धर्म की राजनीति नहीं करती जी, ना धर्म की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर चलती है जी। कोई समाज का ऐसा किसी समाज किसी वर्ग एक की बात नहीं करती है। सभी समाज सभी वर्ग के लोगों की बात करती है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो कोई ऐसा पीड़ित शोषित दलित पिछड़ा अनड़ा कोई ऐसा नहीं रहा होगा जिससे समाजवादी पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिला जी। आज के समय में जिस तरीके से बुंदेलखंड में उठा के देखिए आप कि पशुओं की क्या हालत है। लोग अपने फसलों को बचाने के लिए खेतों से किसान लेते हुए फिर भी अपनी फसलों को बचा नहीं पा रहे और एक दिन में फसल चढ़ जाती है और इतनी ज्यादा कर्ज में डूबा है बुंदेलखंड। ये वो समाजवादी पार्टी है जो गुंडों को पार्टी में शामिल कराती है, जो माफियाओं के बल से सरकार बनाती थी। ऐसी समाजवादी पार्टी की अगर कल्पना की जाए तो इसी का नतीजा रहा कि अखिलेश यादव 2 बार सत्ता से बाहर है। यही कारण रहा। देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति इस देश के लोगों को बंद करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति किया, कांग्रेस सत्ता में रही। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर खत्म हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। इसलिए लोगों को डर है, इसीलिए बार बार मुसलमानों के दाढ़ी को सुलाने का काम करते हैं, इसीलिए बार बार सुलाते हैं, बार बार उनके जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। वो ये भय दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पूरे देश में शासन में रहेगी कि आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ये जो समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण का जो चेहरा है ये खत्म नहीं होगा तो इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। इस देश में हमेशा इस तरीके की स्थितियां चलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी चीज है समाजवादी पार्टी को ये मेरा सीधा कहना है कि राजनीति करिए, तुष्टीकरण मत करिए, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले पे काम करिए। यही आपको आगे ले जा सकता है, ये देश को आगे ले जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को आप उठाकर देखिए, तालाबों की खुदाई देखे, आप मंडियों का लगातार उद्घाटन करके मंडियों का निर्माण कराया है, जिस तरीके से किसानों का कर्ज माफी आपने कब्रिस्तानों का निर्माण कराया है, आपने मंदिरों का निर्माण नहीं किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं किया, आपने कब्रिस्तानों का जीर्णोद्धार कराया है। कितने कब्रिस्तान आपने जो है बना डाले, कितने कब्रिस्तानों में अरबों रुपए आपने खर्च कर डाले। तो ये जो आपकी रणनीति है, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, ये बंद होना चाहिए देश में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज भी मुस्लिम भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी लेकर आगे बढ़ना चाहती है और देश को एक सशक्त देश के राष्ट्र के निर्माण में आप भी अपना योगदान करें। इसके लिए परमानेंट आमंत्रित करती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर मुद्दे उछालती रही, राम मंदिर के लिए मुद्दे उछालती रही। राम तो हमारे आस्था के प्रतीक है। आप राम मंदिर को मुद्दा बता रहे हो, राम मंदिर को जन्मभूमि को मुद्दा बता रहे हो, काशी विश्वनाथ को आप मुद्दा बता रहे हो। अरे तो हमारी आस्था के प्रतीक है, ये सनातन के प्रतीक है, इसके बिना तो हम अधूरे हैं।
इसे कैसी कल्पना की जा अभी सकती है तक इस देश में? राम मंदिर अभी तक राम और क्यों नहीं कृष्ण बना? के इस देश में कल्पना करना ही क्या बेकार है इस रुकावट देश है का। जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी यही चीजों को यही कह दिया, यही फिर जो है भी अभी राजनीति निर्माण जो क्यों नहीं है हुआ? समाजवादी पार्टी की जो तुष्टीकरण की राजनीति, मैं उसी को बार बार कह रहा हूँ, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है यही देश का नुकसान कर रही है, देश को पीछे ले जा रही है। कांग्रेस ने इसी तुष्टीकरण का राजनीति को अपनाया, देश आज 70 सालों से पीछे पड़ा हुआ था। हम सभी समाजवादी पार्टी के आज लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में सभी उत्तर समाज प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में आज भारतीय जनता पार्टी या देश का नाम कहिए कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। आज मोदी पूरे देश के प्रिय नेताओं में गिने जा रहे हैं। आप किस तरीके की बात कर रहे हो? राम और किसी के बिना ये देश अधूरा है। कैसे हम कल्पना कर सकते हैं अगर इस देश में रह रहे हैं? चलिए हम संतोष जी, वही तो कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बना? समाजवादी पार्टी अरे बाप, आप उसमें उसको चलिए रुकावट संतोष जी, डाल रहे हैं। हमारे सरकार साथ आ रही है, वरिष्ठ केंद्र में पत्रकार सरकार दिनेश आ जी रही भी है। जुड़े हुए हैं। एक आखिरी आपको सवाल स्वागत उनसे है, ले आप लेते हैं। आइए। सर, आप जितना जरूरी में अहम स्वागत है, इस आप आइए। चुनाव को माना जा रहा था, चुनाव के पहले, नतीजे आने के पहले जितनी अहमियत इस चुनाव को दी जा रही थी, लोकसभा चुनाव में जैसा आपने बताया कि वो देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, वहीं अन्य दल जैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी उठाना पड़ेगा। देखिए, बहुत गंभीर प्रश्न है ये। जी भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर भी मंथन करना होगा कि उसका जो कार्यकर्ता है वो कहीं निराश तो नहीं है, जी क्योंकि स्थानीय प्रशासन में उसकी घोर निराशा देखी जा सकती है। यहाँ तक कि विधायक और एक थानेदार का टकराव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का और एक सिपाही का टकराव, और उसमें सरकार का चुप होना, ये भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा अगर कहीं प्रशासन में हो रही है तो उस पर नियंत्रण पाना होगा। एक फैक्टर ये भी है घोषी का जी कि आपका बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं खामोश भी हुआ है। क्यों? और भी जगह पर देखिएगा, अभी उन्नाव के अंदर एक एमएलए धरने पर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा। और तुष्टीकरण की काट, ये तुष्टीकरण की जो बात हो रही है उसकी काट तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छी है कि भाई अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए ना। जी उनमें से कई जगह तो आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल ध्वस्त है पूरी तरह से। इस पर भी तो मंथन कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस जो ताकत है वो 3 जगह पर विभाजित होती है, जिसके शिखर हैं नरेंद्र मोदी। उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, जी उन्होंने तो इतना बड़ा काम किया है देश के लिए कि उनके पास जो है उनको शिकायत उनसे की ही नहीं जा सकती। लेकिन उसको भुनाना वो भाजपा नेतृत्व का काम है। केवल बीजेपी के दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, केवल बीजेपी के दफ्तर में बैठकर मीटिंग कर देने से काम नहीं चलेगा आपका। जी बिल्कुल लोकसभा दिनेश जी, चुनाव है सामने। जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने की भी जरूरत है। इस चर्चा को फिलहाल हम यहीं विराम देंगे। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन की सियासी पकड़ का ये नतीजा माना जा रहा है। वही फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।